लगेगा। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन मेडूसा फायर कोर को निगलने के बाद मर गई थी। बाहर खड़े सभी स्नेक्स को ये पता चल जाता है कि क्वीन मेडूसा अब नहीं रही, इसीलिए अब सभी स्नेक्स बहुत दुखी होने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ आसमान में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। वो तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक था और अब बाहर खड़े सभी लोग समझ जाते हैं कि ये अर्थ और हेवन की शक्तियां हैं। असल में क्वीन मेडूसा के एवोल्यूशन ने हेवन और अर्थ की शक्तियों को जागरूक कर दिया था। यानी क्वीन मेडूसा ने मरने से पहले अपना एक अंश छोड़ दिया था और वो अपने उस अंश में पुनर्जीवित हो गई है, यानी रिबॉर्न हो गई है। सारे स्नेक्स बहुत खुश होते हैं। वहीं अंदर जियान अपने आसपास की जगह को टूटा हुआ देखता है, इसलिए उसके मास्टर अब जल्दी से फायर कोर को लेकर यहाँ से भागने को कहते हैं। आसमान से बहुत ज्यादा बिजली गिर रही थी, जिस वजह से जियान को फायर कोर तक पहुंचने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन उन्हें क्वीन मेडूसा के जगने से पहले फायर कोर को हासिल करना ही था, इसलिए जियान फायर कोर तक पहुंचने की कोशिश करता है। वहाँ हर जगह बिजली गिरती जा रही थी, इसलिए जियान वहाँ तक जा नहीं पा रहा था। लेकिन अब उसके मास्टर अपनी पावर का यूज करते हुए और जियान एक्सप्लोसिव स्टेप्स का यूज करते हुए आगे बढ़ता है और हार्ट ऑफ फायर तक पहुंच जाता है। वहीं अब क्वीन मेडूसा जिंदा हो जाती है और स्नेक्स की फॉर्म में इधर उधर उड़ने लगती है। असल में वो फिर से फायर कोर को हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा करते वक्त अब उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी वो मर जाती है। अब बाहर खड़े स्नेक्स अपनी क्वीन को फिर से मरता देख दुखी होते हैं। गुहे और उसके साथी भी अब ये डिसाइड करते हैं कि जब कोर ऑफ फायर वीक हो जाएगा तब हम इसे अंदर जाकर ले लेंगे। लेकिन उन्हें ये काम जल्दी करना होगा क्योंकि 8 ट्राइब्स ऑफ स्नेक्स यहाँ आने ही वाले हैं और उनके आने से पहले गुहे को यहाँ से बाहर निकलना होगा। वहीं अंदर क्वीन मेडूसा के शरीर का एक अंश जियान के पास आता है और वो अंश अब एक व्हाइट स्नेक में कन्वर्ट हो जाता है। वो व्हाइट स्नेक बहुत ज्यादा क्यूट था और ये 7 कलर्स का क्रिएचर है। अब मास्टर उसे बताते हैं कि क्वीन मेडूसा की स्पिरिट विकसित हुई है। अब इस एवोल्यूशन के बाद ये चाहे तो अपना लेवल डॉजोंग का भी कर सकती है। जियान को स्नेक से अब कोई खतरा नजर नहीं आता, इसीलिए वो इस व्हाइट स्नेक को अपने साथ रख लेता है और इसके बाद जियान अब व्हाइट स्नेक को खाना भी खिलाता है। अब जियान क्वीन लियांग लाइनिंग की मदद से फायर कोर को हासिल करता है। वहीं ओल्ड स्नेक के पास 8 ट्राइब में से 5 ट्राइब्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें अभी गुहे को मारकर अपनी रानी की मौत का बदला लेना होगा। लेकिन ओल्ड स्नेक उसे रोकता है और कहता है कि बाकी ट्राइब्स को भी आ जाने दो, क्योंकि हम जब 8 ट्राइब्स एक साथ हमला करेंगे सिर्फ तभी गुहे को मार पाएंगे। वहीं गुहे अपने आदमियों सहित फायर कोर को ढूंढने लगता है, लेकिन अब ओल्ड स्नेक उसको फायर कोर तक पहुंचता दे उसके सामने आता है और उसे लड़ाई की चुनौती देता है। अब मास्क वुमेन गुहे से कहती है कि आप लोग फायर कोर को ढूंढो और मैं इनको संभालती हूँ। अब गुहे और उसके आदमी फायर कोर ढूंढने चले जाते हैं और मास्क वुमेन उन 5 से लड़ाई करने लगती है। मास्क वुमेन विंड वॉल क्रिएट करके उन 5 को वही रोक देती है और खुद फायर कोर को ढूंढने निकल जाती है। वहीं गुहे जियान के पीछे आ जाता है, लेकिन जियान गुहे को देखकर अपनी स्पीड और तेज कर लेता है। गुहे को उसकी स्पीड को देखकर पता चल जाता है कि ये डोंग लेवल पर है। वहीं अब मास्क वुमेन भी आ पहुंचती है और गुहे से कहती है कि तुम सब जल्दी डेजर्ट से बाहर निकलो और मैं तब तक जियान से फायर कोर हासिल कर लूंगी। अब मास्क वुमेन अकेली जियान का पीछा करती है और उसको पकड़ने की कोशिश करती है। वहीं अब बाकी स्नेक ट्राइब भी वहां आ जाते हैं और अपने 5 स्नेक ट्राइब को विंड वॉल से छुड़ाते हैं और अब वो सभी के सभी गुहे को ढूंढने लगते हैं। थोड़ा ढूंढने के बाद यूमई उनको बताती है कि इस लोकेशन के बाद से गुहे और मास्क वुमेन अलग अलग हो गए हैं। अब ओल्ड मैन भी स्नेक्स के 2 दल बनाता है और एक दल मास्क वुमेन को ढूंढने जाता है और दूसरा दल गुहे को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं मास्क वुमेन जियान तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो जियान के आगे के रास्ते को विंड वॉल बनाकर ब्लॉक करती है। जियान उस वॉल से तो कैसे न कैसे करके बच जाता है, लेकिन जब वो फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो इस बार मास्क वुमेन 4 साइड्स वॉल बनाकर उसे फंसा देती है। वो जियान से कोर ऑफ फायर की डिमांड करती है, लेकिन जियान मना कर देता है और कहता है कि मैंने इसको हासिल करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। 1.5 साल की प्रैक्टिस और स्ट्रगल के बाद मुझे ये कोर हासिल हुई है और अब मैं इतनी आसानी से ये तुम्हें नहीं दूंगा। अब ये सब सुनकर मास्क वुमेन शॉकिंगली जमीन पर आती है और उसे पहले तो अच्छे से देखती है और फिर कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं लड़ूंगी तुमसे। अब ये देखकर जियान बहुत शॉक होता है, लेकिन तभी वो मास्क वुमेन का फेस देख लेता है और उसे पता चलता है कि ये मास्क वुमेन और कोई नहीं बल्कि यूजी है। अब जियान उसे देखकर शर्माते हुए उसके पास आता है। यूजी जब पिछली बार जियान से मिली थी तो वो इतना शक्तिशाली नहीं था जितना आज है। यूजी उसकी शक्ति की तारीफ करती है और अब जियान उससे पूछता है कि तुम गुहे के साथ क्या कर रही हो, जिस पर यूजी बताती है कि मैं गुहे की फायर कोर को ढूंढने में मदद कर रही हूँ। उसने मेरे ऊपर कई एहसान किए हैं जिसे मैं उतारना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। अब जियान उससे पूछता है कि तुम इसको लेकर गुहे को नहीं देती हो तो क्या वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, जिस पर यूजी में भी कहती है क्योंकि गुहे को लगता है कि जियान भी शक्तिशाली होता है और अगर मैं फायर कोर नहीं ले जा पाई तो वो समझ जाएगा कि जियान ने उसे फाइट में हरा दिया है। यानी अगर यूजी अब फायर कोर को नहीं भी ले जाती है तो गुहे को शक नहीं होगा कि जियान के खातिर इसने जियान को फायर कोर ले जाने दी। उसको यही लगेगा कि जियान ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए यूजी को हरा दिया और फायर कोर को ले गया। अब यूजी उससे ये पूछती है कि तुम आखिर करोगे क्या इस फायर कोर का, जिस पर जियान बताता है कि वो इसको खाकर स्ट्रांग होना चाहता है। अब ये सुनकर यूजी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि क्वीन मेडूसा जैसी शक्तिशाली वॉरियर ने जब इसको खाया था तब उसका ये हाल हुआ था और अब अगर जियान ये खाता है तो जियान तो मर ही जाएगा। वो जियान से मना करती है कि इसको मत खाना। जियान कहता है कि अब उसके पास और कोई चारा नहीं है, उसे अपने परिवार की इज्जत वापस लानी है, जिस वजह से उसे इसको खाना ही होगा। यूजी उसे एक ऑफर देती है और कहती है कि तुम इसके जरिए अपने लेवल्स को मत बढ़ाओ, मैं तुम्हें एक ऐसे कैंप में लेके जाऊंगी जहां तुम्हें हर तरह की स्किल सीखने को मिलेंगी। वहां तुम्हें बेस्ट लेवल मार्शल आर्ट सिखाएंगे और तुम्हारी लेवल्स जल्दी जल्दी इंक्रीज कराएंगे। अब जियान ये सुनकर खुश होता है क्योंकि ये उसको एक अच्छी चीज लगती है, लेकिन यूजी अब उस कैंप का नाम बताती है तो जियान गुस्से में उसे साफ मना कर देता है। असल में वो जो कैंप उसने बताया था वो यूलैंड सेक्ट के अंदर था और यूलैंड के द्वारा ही चलाया जाता है। जियान यूलैंड सेक्ट से बहुत ज्यादा नफरत करता था क्योंकि नालैंड यूलैंड सेक्ट से ही ताल्लुक रखती है। अब गुस्से में आकर जियान वहां से जाने लगता है, लेकिन यूजी उसे रोकती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, हम यूलैंड सेक्ट की बात नहीं करेंगे, लेकिन तुम अब मुझे ये प्रॉमिस करो कि तुम इसे स्वैलो नहीं करोगे। लेकिन जियान के पास क्योंकि अब और कोई चारा नहीं था, इसीलिए जियान बिना प्रॉमिस किए वहां से जाने लगता है। वो अपने कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो यूजी उसकी तरफ बड़ी मायूसी से देख रही थी। जियान अब कोर ऑफ फायर को फेंक कर यूजी के पास आ जाता है और उसे गले से लगाकर किस करता है। यूजी भी उसे किस करती है। वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। अब वहाँ रोमांटिक एंगल बन जाता है और यूजी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जियान अब उसे अलविदा कहता है और फायर कोर को लेकर वहां से चला जाता है। अब उसके जाते ही यूजी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वहां जियान के जाते ही अब ओल्ड स्नेक के साथ 4 स्नेक ट्राइब आ पहुंचते हैं और सभी के सभी अब एक साथ यूजी पर हमला करने लगते हैं। यूजी अभी जियान के जाने के गम में थी, जिस वजह से वो पहले तो उन पर काउंटर अटैक नहीं करती, लेकिन जब स्नेक्स अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं तब यूजी गुस्से में उन सभी को एक साथ मारने लगती है। अब स्नेक्स को पता चल जाता है कि
यूजी को वो ऐसे नहीं हरा पाएंगे, इसीलिए वो सभी स्नेक्स अब अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक क्रीचर का फॉर्मेशन करते हैं और उससे यूजी पर अटैक करवाते हैं। वहीं जियान जो अब आगे बढ़ रहा था वो आसमान में स्नेक्स की एनर्जी को देखता है और समझ जाता है कि ये एनर्जी वहीं से आ रही है जहां लास्ट टाइम वो यूजी से मिला था, यानी यूजी अभी खतरे में है। वो तुरंत वहां जाने का डिसाइड करता है। वहीं वो क्रीचर अब यूजी पर अटैक करने लगता है। यूजी उस पर अपने कई अटैक करती है, लेकिन वो क्रीचर किसी भी प्रकार से नहीं मर पा रहा था और अब क्रीचर ने यूजी को काफी घायल भी कर दिया था। क्रीचर अब अपना आखिरी अटैक करने यूजी की तरफ आगे बढ़ता है और यूजी अब समझ जाती है कि ये उसका आखिरी पल है। वो अपने इस आखिरी पल में जियान के साथ बिताए हुए पल याद करती है और अपनी मौत को स्वीकार कर लेती है। वो क्रीचर अब उसको मारने ही वाला होता है कि तभी वहां जियान आ पहुंचता है। जियान भेस बदलकर मास्क पहनकर वहां आया था और वो फायर कोर की शक्तियों को यूज करके उस क्रीचर को मार भगाता है। अब जियान अपनी एनर्जी को उन 5 स्नेक्स के ऊपर भी छोड़ता है, लेकिन तभी एक पर्पल एनर्जी आकर जियान की एनर्जी को रोक देती है और वो स्नेक्स मरने से बच जाते हैं। वो स्नेक्स अब अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। वहीं जियान अब यूजी के पास आता है और यूजी उसका शुक्रिया करती है और उससे पूछती है कि आपको किसने मेरी मदद करने के लिए भेजा है, जिस पर जियान कहता है कि वो आदमी जिसने मुझे यहाँ भेजा है वो छोटे क्लैन का है, यानी वो इनडायरेक्ट वे में अपना नाम बताकर वहां से चला जाता है। यूजी समझ जाती है कि जियान ने इसे यहाँ भेजा है और वो उस आदमी से पूछती है कि जियान से उसकी मुलाकात अब होगी क्या, जिस पर जियान बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। वहीं अब वो स्नेक्स अपने बाकी स्नेक्स ट्राइब से आकर मिलते हैं और ओल्ड स्नेक कहता है कि शायद अभी भी क्वीन जिंदा है, क्योंकि ओल्ड स्नेक ने उसका ऑरा महसूस किया था, लेकिन अभी भी ओल्ड स्नेक को ये कंफर्म नहीं था, इसलिए वो अपने साथियों को एक दिन का वेट करने को कहता है। वहीं जियान अब एक गुफा में जाकर फायर कोर को स्वेलो करने की कोशिश करता है। हालांकि उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि इस प्रोसेस में तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट होगा, लेकिन जियान इस कष्ट को सहने के लिए तैयार था। वो अब प्रोसेस शुरू करता है और अब फायर कोर को निगलने लगता है। उन्हें अब कोर ऑफ हार्ट के अंदर से फायर कोर मिल जाता है और अब मास्टर उसे निगलकर अपने हार्ट तक पहुंचाने को कहते हैं। जियान को अब ऐसा करने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन अब उसके इस काम में उसके मास्टर भी उसका साथ देते हैं और फाइनली अब ये प्रोसेस कामयाब हो जाती है और जियान फायर कोर को हासिल कर लेता है और अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। उसके मास्टर उसकी शक्तियों को देखने के लिए उसे खुद को हिट करने के लिए कहते हैं, जिस पर अब जियान ऐसा ही करता है। तब उसके मास्टर को कुछ नहीं होता, यानी अब उसे इस बार को प्रैक्टिस करना था। उसके मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी इस कोर से और भी डिफरेंट फाइल हासिल करनी है, लेकिन अभी तुम मरते मरते बचे हो, इसलिए आराम करो। वहीं अब हमें मैनली स्टील मशीनरीज दिखाते हैं, जिसके अंदर ज़ीली और ज़ीडिंग सैंड मशीनरीज की वजह से होने वाले खतरे के बारे में बात कर रहे थे। सैंड मशीनरीज ने इनकी नाक में दम कर रखा था। वो सैंड मशीनरीज पर हमला करने की बात कर रहे थे कि तभी वहां शिन आती है। शिन बहुत घायल हालत में थी और वो उनको बताती है कि सैंड मशीनरीज ने हमारे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और वो हम पर अटैक करने वाले हैं। वहीं आराम करने के बाद जियान पहाड़ी के ऊपर जाता है जहां टेम्परेचर बहुत कम था। वहां जाकर अब फायर कोर की डिफरेंट फ्लेम्स हासिल करने के लिए प्रोसेस चालू करता है। अब फायर कोर हवा में इधर उधर दौड़ने लगती है और जियान को अब उसे कैच करना था। जियान अपना बेस्ट देता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फायर कोर की एनर्जी से जियान कमजोर पड़ जाता है। अब इस काम में उसके मास्टर उसकी सहायता नहीं कर सकते थे, इसलिए जियान को अकेले ही ये सब सहना पड़ता है। वो बहुत कमजोर पड़ रहा है, लेकिन फिर वो अपने परिवार को याद करता है, उनकी इज्जत को याद करता है और 3 साल बाद होने वाले मैच के बारे में सोचकर अब अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके पाम टेक्निक का यूज करते हुए फायर कोर को पकड़ता है और अब उसे स्वेलो करता है, जिसके बाद अब उसे डिफरेंट फ्लेम्स भी मिल जाती हैं। वो बहुत ज्यादा खुश होता है अपनी इस नई पावर को पाकर। उसके मास्टर कहते हैं कि ये सब ग्रीन लोटस फायर की सोल का कमाल है। अब 3 ईयर एग्रीमेंट को आने में सिर्फ 2 महीने का समय रह गया था और अब जियान नायान से लड़ने के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो चुका था। अब जियान के पास फायर कोर आ चुका है, इसलिए अब वो सीधे उस ओल्ड मैन को जो कि आइस एम्परर है उसके पास जाता है। वो उसके मंगाए हुए इंग्रेडिएंट्स उसे देता है और कहता है कि अब मुझे वो मैप दो, लेकिन आइस एम्परर ने ये शर्त रखी थी कि जियान को इंग्रेडिएंट्स ढूंढकर उनसे मेडिसिन भी बनानी होगी। इसलिए अब आइस एम्परर जियान को उन इंग्रेडिएंट्स के साथ एक गुप्त कमरे में ले जाता है और वहां अब उसे मेडिसिन बनाने को कहता है। अब उसके टीचर और जियान मिलकर उस रेसिपी को देखते हैं और उसे बनाना शुरू करते हैं। जियान अपने मास्टर को मेडिसिन बनाता हुआ देखता रहता है और उसके मास्टर अब मेडिसिन बना देते हैं। ये मेडिसिन रैंक 6 की थी और ये देखकर जियान बहुत ज्यादा खुश होता है। जियान अब मेडिसिन को लेकर बाहर आइस एम्परर के पास आता है और उसे रैंक 6 की इटर्निटी पिल देता है। हालांकि आइस एम्परर को ये शक होता है कि क्या सच में ये बच्चा ये पिल बना पाया होगा या फिर ये मुझे चूना लगा रहा है, लेकिन जियान कहता है कि अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप मुझे ये वापस दे दो। मैंने ये हासिल करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना किया है, यहाँ तक कि मैं स्नेक्स के पास जाकर क्वीन मेडुसा से भी लड़ा था और अब तुम मुझ पर शक कर रहे हो। आइस एम्परर उसकी बात पर यकीन कर लेता है और अब दूसरे कमरे में जाकर उस पिल को खा लेता है और पिल को खाने के तुरंत बाद क्वीन मेडुसा का श्राप उसके ऊपर से हट जाता है और उसकी शक्तियां उसे वापस मिल जाती है। अब जियान वहां आता है और कहता है कि आपको पावर्स वापस मिल गई हैं और आप पहले की तरह बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। आइस एम्परर अब जियान की कैपेबिलिटी को देखकर समझ जाता है कि इस लड़के में कुछ तो अलग बात है जो इसने इस उम्र में रैंक 6 की इटर्निटी पिल बना ली है। अब आइस एम्परर जियान की तारीफ करता है और अब उसे उस मैप का टुकड़ा दे देता है। वहीं मैनली स्टील मशीनरीज के अंदर सैंड मशीनरीज घुस चुकी थी और वहां पर ज़ीली और एक वॉरियर के बीच जिससे सैंड मशीनरीज ने हायर किया है उसके बीच फाइट चल रही थी। उसका नाम मोरे है और वो बहुत शक्तिशाली है। ज़ीली उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता और अब वो हार जाता है। मोरे अपने इस मैच को खत्म करने के लिए ज़ीली को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है और ज़ीली अब मरने ही वाला होता है कि तभी जियान वहां पहुंचता है और अपने भाई ज़ीली को बचा लेता है। अब वो मोरे से फाइट करने लग जाता है और मोरे भी अपने सामने एक शक्तिशाली योद्धा को देखकर खुश होता है, क्योंकि उसने कई सालों से किसी बड़े योद्धा से फाइट नहीं की थी। जियान अब बहुत शक्तिशाली हो चुका था, लेकिन अब भी वो मोरे को नहीं हरा पाता। जियान पहले ही अटैक में बेहोश हो जाता है। मोरे अब उसकी हार को देखकर बहुत हंसता है, लेकिन तभी जियान खड़ा होता है और वो अपने पर्पल विंग्स का यूज करते हुए मोरे को आसमान में उड़ा ले जाता है और उसे नीचे फेंकता है। अब मोरे को भी गुस्सा आ जाता है और वो आर्मर क्रिएट करता है और अब उस पर अटैक करता है। उन दोनों में फाइट होती है, लेकिन इस बार जियान उसको बुरी तरह मात दे देता है। अब जियान के भाई उसकी एबिलिटीज को देखकर खुश होते हैं। वो तीनों भाई अब चाय पीते हैं। वो चाय पी ही रहे होते हैं कि तभी वहां अचानक आइस एम्परर आता है। आइस एम्परर अपने साथ एक आदमी को बुलाते हैं और जियान आइस एम्परर को चाय देता है और अपने भाइयों को इनके बारे में बताता है और कहता है कि ये मेरे दोस्त हैं और बहुत शक्तिशाली भी हैं। ज़ीडिंग कहता है कि इनसे निकलने वाले ऑरा से भी साफ पता चलता है कि ये बहुत शक्तिशाली हैं और हमें खुशी हुई कि ये हमारे यहाँ पधारे हैं। अब ज़ीली उस आदमी से पूछताछ करता है और उसे बताने को कहता है कि आखिर तुमने क्विंगलिंग को कहाँ छुपा कर रखा है। अगर आप भूल गए हो तो मैं बता दूं कि क्विंगलिंग वही लड़की है जिसकी
उसके पास स्नेक सोल थी जो ह्यूमंस और स्नेक्स की डिसेंडेंट थी। उसने ही पिछली बार लावा वाली जगह पर डी स्नेक्स को काबू किया था, लेकिन अब क्विंग लिंग को किडनैप कर लिया गया है। जी डिंग से पूछता है कि आखिर ये हुआ कैसे, जिस पर जी डिंग बताता है कि 2 दिन पहले क्विंग लिंग खाना ढूंढने के लिए बाहर गई थी, लेकिन तभी उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। हमने उसे ढूंढने के लिए बहुत इन्वेस्टिगेशन की और हमें इस आदमी पर, जिसे आइस एम्परर अपने साथ लाए, इस पर बहुत शक है। अब जीली गुस्से में आकर उस आदमी को टॉर्चर कर क्विंग लिंग का पता उससे पूछता है, जिस पर वो आदमी डर के मारे सब सच बता देता है। वो आदमी बताता है कि क्विंग लिंग को मो क्लैन ने किडनैप कराया है और अभी भी क्विंग लिंग मो क्लैन के पास ही है। अब जी आइस एम्परर से मो क्लैन के बारे में पूछता है, जिस पर आइस एम्परर बताते हैं कि मो क्लैन बहुत शक्तिशाली है, यानी उसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति है। उसके आसपास के सभी मशीनरी से अलायंसेस हैं और वो अपने अलायंसेस को मजबूत करके और ज्यादा मुनाफा कमाता है। वो दुनिया के सामने एक अच्छा आदमी बन रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वो सबकी नजरों के नीचे कई सारे ऐसे कांड करता है जो बहुत गलत है। अब जी टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे डर है कि क्विंग लिंग को उसने अपना शिकार ना बना लिया हो, इसलिए वो तुरंत अब मो क्लैन के अंदर जाकर क्विंग लिंग को बचाने का डिसाइड करता है। वहीं अब हमें मो क्लैन के लीडर को दिखाते हैं। मो क्लैन के लीडर का नाम मोशोंग है और वो रहीसों जैसी जिंदगी जीने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वो अब अपने घर आता है और वहाँ गलती से उससे एक बच्चा टकरा जाता है। वो बच्चे को देखकर एक ऐसी स्माइल देता है जैसे वो बच्चे से बहुत प्यार करता हो। वो अपनी दोहरी जिंदगी जी रहा था, जिसमें सबको वो ये दिखाकर चलता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि वो ये चाहता है कि उसके अलायंसेस मजबूत रहे। अब मोचोंग घर आकर अपने घर को पूरी तरह से सजवाने लगता है। आज मो फैमिली का 60th जन्मदिन है, जिस वजह से आज उसने कई सारी क्लैन और मशीनरीज के लीडर को अपने यहाँ रात को दावत पर बुलाया होता है। अब मो चैंग फिर एक गुप्त ठिकाने पर जाता है, जो कि असल में पानी के नीचे मौजूद था। उस गुप्त ठिकाने में उसने क्विंग लिंग को कैद कर रखा था। वहाँ पर 2 वही वाले लावा स्नेक्स मौजूद थे और वो दोनों ही क्विंग लिंग के कंट्रोल में थे। उन दोनों लावा स्नेक्स को देखकर मो चैंग खुश होता है, लेकिन वो श्योर होना चाहता था, इसलिए वो एक ब्लैक स्नेक को उस पर छोड़ देता है। वो ब्लैक स्नेक क्विंग लिंग को खाने उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन क्विंग लिंग अपनी पावर्स का यूज करके उस ब्लैक स्नेक को भी अपने कंट्रोल में कर लेती है। अब मो चैंग समझ जाता है और श्योर हो जाता है कि ये लड़की ट्री फ्लावर स्नेक की ताकत रखती है और अब ये डिसाइड करता है कि आज रात को ये इस पर एक्सपेरिमेंट करेगा। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। वहीं मैंडी स्टील मशीनरीज के अंदर आइस एम्परर उसे बताते हैं कि वो लोग जरूर प्यूपिल ऑफ 3 स्नेक्स फ्लावर के पीछे पड़े हैं ताकि वो इसकी पावर का यूज अपने लिए कर सके। इसका मतलब अब उसकी जान को खतरा था, इसलिए जियान तुरंत वहां जाने को कहता है। जियान के भाई भी उसके साथ आना चाहते थे, लेकिन वो उनसे यही रुकने को कहता है और अब वहां उड़कर मो क्लैन के पास जाने लगता है। अब उसके पीछे पीछे आइस एम्परर भी जाते हैं और उसका साथ देते हैं। रास्ते में आइस एम्परर जियान की एबिलिटीज की तारीफ करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने इतनी छोटी उम्र में 2 होंग लेवल प्राप्त कैसे कर ली। मेरे 2 होंग लेवल प्राप्त करने में 5 साल लग गए थे और तुम इस उम्र में 2 होंग के साथ साथ इतनी सारी एबिलिटीज भी रखते हो, ऐसा कैसे करते हो, कौन तुम्हारा साथ देता है। अब जियान पहले तो थोड़ा भाव खाता है, लेकिन आइस एम्परर के इंस्टेंटली पूछने पर उसे बताता है कि जरूरी नहीं है कि हमें 5-6 साल का वक्त लगे ही लेवल बढ़ाने के लिए। अगर हम चाहे तो 1 साल के अंदर भी 2 होंग को हासिल कर सकते हैं। आइस एम्परर पूछता है कि आखिर कैसे हम ऐसा कर सकते हैं, जिस पर जियान बताता है कि एक फॉलिंग जिदान नाम की मेडिसिन है, जिसको बनाने के लिए 5 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। इस मेडिसिन को बनाना तो आसान है, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स ढूंढना मुश्किल काम है। चाहे कितनी भी बीमारी क्यों ना हो या फिर कितनी भी चोट क्यों ना लगी हो, उस मेडिसिन से सब ठीक हो जाता है और वो कल्टीवेटिंग स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। अब आइस एम्परर उसे इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने और इसको बनाने के लिए कहता है, जिस पर जियान अपनी भी एक शर्त रखता है। जियान को पता चल जाता है कि आइस एम्परर बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वो उनसे कहता है कि आप मेरे साथ ट्रैवल करके मेरी रक्षा करो। अब आइस एम्परर मान जाता है और 1 साल के लिए उसका गार्डियन बन जाता है। अब वो दोनों को चलते चलते शाम हो जाती है और वो दोनों मुंह छुपाकर मो क्लैन के भीतर आते हैं। आइस एम्परर पूरी दुनिया में फेमस है और उनको देखकर कोई भी पहचान सकता था, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान छुपा रखी थी। अब जियान पावर ऑफ डिटेक्शन का यूज करके मो क्लैन के हाउस के अंदर ताक झांक करता है, जहां उसे कहीं भी क्विंग लिंग दिखाई नहीं देती, लेकिन उसे ये पता चल जाता है कि यहाँ इस घर में एक खुफिया गुफा है। अब वो दोनों उसी खुफिया गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ आगे बढ़ते वक्त उन्हें कई सारे सैनिक मरे हुए भी दिखते हैं। उन सैनिकों की हालत को देखकर आइस एम्परर बताता है कि इसको किसी 2 हैंग लेवल के आदमी ने मारा है और कोई हमसे पहले यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आ चुका है। वो अब गुफा के अंदर पहुंचकर बहुत बड़े-बड़े टेस्ट ट्यूब्स रखे हुए देखते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। अब जियान फिर से पावर ऑफ डिटेक्शन का यूज करता है और उसे पता चल जाता है कि क्विंग लिंग यहीं कहीं मौजूद है। अब वो डिसाइड करता है कि आज रात को वो सबके सामने मो चोंग की असलियत ले आएगा और ये टेस्ट ट्यूब उसके खिलाफ हमारे सबूत बनेंगे। वहीं मो क्लैन के अंदर पार्टी शुरू हो गई थी और वहाँ अलग अलग क्लैंस के लोग आए थे। खास बात ये थी कि वहाँ पर नयन रैन भी मौजूद थी और वो भी उनके यहाँ चीफ गेस्ट बन के आई थी। नयन रैन का क्लैन वहाँ सबसे बड़ा क्लैन था और अगर मो चोंग को नयन रैन का साथ मिल जाता है तो वो बहुत शक्तिशाली होने वाला था, इसलिए उसने नयन रैन को बुलाया था। वहीं अब वो सब दावत कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक मास्क मैन आता है जो सीधे अंदर घुसा चला जाता है। मो चोंग कहता है कि तुम दावत खत्म होने के बाद आना और जब मुझसे मिलना, लेकिन वो मास्क मैन वहीं खड़ा ही रहता है। अब मो चोंग के सैनिक वहाँ आकर उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियान अपनी पावर्स का यूज करके उन सबको दूर हटा देता है। वो अब मो चोंग का गला पकड़कर उसे उठाता है। मो चोंग समझ जाता है कि ये 2 होंग लेवल का है और वो खुद इसे नहीं हरा पाएगा। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, जिस पर जियान कहता है कि तुम्हारी जान लेने में यहाँ आया हूँ। अब जियान की नजर वहाँ बैठी नयन रैन पर जाती है और उसको देखते ही जियान के दिल में घंटी बजने लगती है और अब वो कहता है कि आज तुम्हें इनमें से कोई नहीं बचा पाएगा। जिस पर अब नयन रैन मो चोंग के पास आती है और कहती है कि तुम्हें इसको मारने से पहले मेरा सामना करना होगा। जियान अब इनडायरेक्ट वे में मो चोंग की पोल खोलनी शुरू करता है और कहता है कि उसने अच्छाई का जो चादर ओढ़ रखा है उसको हटाने का वक्त आ गया है और तुम्हारी सच्चाई आज सबको पता चलकर रहेगी। नयन रैन बहुत शौक होती है कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वो तो यही समझती है कि मो चोंग बहुत अच्छा आदमी है। अब आइस एम्परर फिर पीछे से आते हैं और उस टेस्ट ट्यूब को सबको दिखाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उनकी पावर्स को खींचकर खुद यूज कर रहा है। अब नयन रैन को मो चोंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो अभी मो चोंग का गला काटना चाहती है, लेकिन आसपास कई सारे लोग मौजूद हैं, इसलिए वो कुछ ना कहकर सीधे उस जगह को छोड़कर चली जाती है। वहीं अब नयन रैन का साथ छोड़कर जाना मो चोंग को बर्दाश्त नहीं होता और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर अपने असली रूप में आ जाता है। उसने अपने आप को एक्सपेरिमेंट्स करके एक मॉन्स्टर के रूप में कन्वर्ट कर लिया था और वो अब सीधे जियान पर हमला करता है। जियान बड़ी आसानी से उसको पीट देता है और मो चोंग को जब लगता
है कि वो नहीं जीत पाएगा तो वो अपने ही साथी का, जिसको मो चोंग के बारे में सब पता था, उसकी बॉडी में से भी एनर्जी ले लेता है, यानी उसकी एनर्जी सक कर लेता है, जिससे वो आदमी वहीं मर जाता है। अब मो चोंग के पास थोड़ी शक्ति आ चुकी थी, लेकिन अब भी जियान उसे आसानी से मार दे रहा था। इसीलिए अब मो चोंग वहां से भागकर सीधे क्विंग लिंग के पास जाकर उसकी पावर्स लेने का डिसाइड करता है और वो तेजी से भागकर वहां जाता है। जियान समझ जाता है कि ये कहां जा रहा है, इसलिए वो खुद उसको रोकने उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन मो चोंग एक पॉन्ड के अंदर कूद जाता है। जियान खुद उस पॉन्ड के अंदर नहीं जा पा रहा होता, क्योंकि उस पॉन्ड के आसपास शील्ड लगी हुई थी। मो चोंग पॉन्ड के अंदर क्विंग लिंग को देखता है और उसकी एनर्जी सब करने ही वाला होता है कि तभी वहां डो होंग लेवल की एक लड़की आ पहुंचती है और वो तुरंत क्विंग लिंग को गोद में उठाकर अपने साथ पॉन्ड के बाहर ले जाती है। वो उसे उठाकर उड़ते हुए कहीं दूर ले जाती है और जियान उसको देखकर अब खुद भी उड़कर क्विंग लिंग के पास जाने लगता है। अब जियान उस लड़की के पास पहुंचकर कहता है कि क्विंग लिंग को मेरे हवाले कर दो, अगर नहीं करोगी तो बहुत बुरा होगा। हम दोनों ही डो होंग लेवल के हैं, जिस वजह से हमारे बीच की फाइट बहुत डिस्ट्रक्शन फैलाएगी, लेकिन मैं रिजल्ट्स की चिंता ना करके क्विंग लिंग को हासिल करने की कोशिश करूंगा। अब वो लड़की जियान की धमकी से नहीं डरती और आइस एम्परर और जियान दोनों अब मिलकर उस पर अटैक करते हैं। उनके बीच अब फाइट होने लगती है और दोनों अपनी अपनी एबिलिटीज का यूज करके एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन इस बीच तभी वहां मो चोंग आ पहुंचता है और वो क्विंग लिंग के पास पहुंचकर उसे पकड़ लेता है और उसको बाइट करने ही वाला होता है कि तभी वहां वो लड़की उसे बचा लेती है। अब उसने थोड़ा सा बाइट कर लिया था, जिस वजह से क्विंग लिंग बहुत बुरी हालत में आ चुकी थी और मो चोंग अब थोड़ा शक्तिशाली हो चुका था। सबसे पहले अब जियान क्विंग लिंग को एक सेफ प्लेस पर रखता है और वहीं आइस एम्परर मो चोंग पर हमला करते हैं। वो लड़की अब क्विंग लिंग के पास आती है और उसकी बिगड़ती हालत को देखती है। वो लेडी अब उसे बताती है कि वो स्नेक फैमिली में से है और वो खुद भी इसकी देखभाल करना चाहती है, क्योंकि ये हमारे ही परिवार की लड़की है। अब इसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और हमें अब इसे पवित्र अकबरे पर ले जाना होगा ताकि ये सही हो सके। जियान के मास्टर भी जियान को बताते हैं कि ये स्नेक लेडी सही कह रही है और क्विंग लिंग को तुम इस स्नेक लेडी को दे दो। अब जियान थोड़ा सा उस स्नेक लेडी पर शक करता है, लेकिन वो स्नेक लेडी उसे समझाती है कि वो खुद 3 फ्लावर स्नेक को पिछले कुछ महीनों से ढूंढ रही थी और वो इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंची है और अब वो जियान से प्रॉमिस करती है कि वो इसको बचा लेगी। जियान अब क्विंग लिंग को उसको दे देता है और स्नेक लेडी क्विंग लिंग को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। वही अब मो चोंग फिर से उठ खड़ा होता है और जियान पर हमला करता है। मो चोंग अब बहुत शक्तिशाली हो चुका था और अब जियान उसको नहीं हरा पा रहा था। जियान और आइस एम्परर मिलकर कोशिश करते हैं, लेकिन अब भी वो उस पर डोमिनेट नहीं कर पाते। अब जियान के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो एक तरकीब सोचता है। जो उसने 2 डिफरेंट टाइप की फ्लेम हासिल की थी, वो इन्हें मिक्स करके एक नई फ्लेम बनाने का डिसाइड करता है। आइस एम्परर उसे ऐसा करने से साफ मना करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिससे जियान की जान को खतरा है। उसके मास्टर भी उसे मना करते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन जियान कहता है कि उसको क्विंग लिंग को बचाने के लिए ऐसा करना ही होगा। अब उसके मास्टर भी उसके सामने झुक जाते हैं और जियान दोनों फ्लेम्स को मिलाने लगता है। ऐसा करने के लिए उसे अपनी सोल को स्टेबलाइज करना है, इसीलिए उसके मास्टर अब उसे उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भेज देते हैं और उसे अब फोकस करने को कहते हैं। अब उन दोनों फायर्स के कॉम्बिनेशन से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो बहुत शक्तिशाली है। उसके मास्टर पूछते हैं कि आखिर ये क्या है, जिस पर जियान कहता है कि उसने इसका नाम बुद्धा लोटस एंगर दिया है। वो अब बुद्धा लोटस एंगर को मो चोंग पर यूज करता है और बुद्धा लोटस एंगर मो चोंग की शक्ति को डिफेंड करते हुए मो चोंग पर जाकर जगता है, जिससे आसपास बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। आइस एम्परर तो बच जाते हैं, लेकिन जियान अब आसमान से नीचे गिरने लगता है। वो अब गिरते वक्त फायर माइंड के सबकॉन्शियस लेवल पर पहुंच जाता है। वहां उसके मास्टर एक झील किनारे उदास बैठे थे। जियान उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मास्टर, आपने देखा ना कि मेरा बुद्धा लोटस एंगर काम कर गया। जिस पर अब उसके टीचर कहते हैं कि बुद्धा लोटस एंगर बहुत शक्तिशाली है और अब मैं और ज्यादा तुम्हारा टीचर नहीं बन सकता हूँ। तुम्हारे पास अब इनफ एनर्जी है जिससे तुम अपने एनिमीज को मार सको। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। जियान को पहले तो मजाक ही लगता है, लेकिन अब उसके मास्टर उसे बताते हैं कि जो तुमने बुद्धा लोटस एंगर बनाया है वही अब तुम्हारा टीचर होगा। मेरे अंदर अब और ज्यादा एनर्जी नहीं बची जिससे मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। अब मुझे फिर से गहरी नींद में जाकर सोना होगा। जियान अब बात की गंभीरता को समझता है और उसे कहता है कि आप मेरी एनर्जी को यूज कर लो, आप लेकिन जाओ नहीं, मुझे आपकी बहुत जरूरत है, मैं आपके सिवा कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन उसके मास्टर उसे सिर्फ इतना कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारा टीचर बना, और वो फिर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। जियान को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आइस एम्परर और उसके खुद के मास्टर के मना करने पर भी उसने बुद्धा लोटस एंगर को क्रिएट किया था। वो ये भी सोचता है कि उसने खुद अपने टीचर को मार डाला है, उसे सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने से मतलब है। वो ये सब सोचकर बहुत रोता भी है। वो बहुत ज्यादा रिग्रेट करता है और फिर सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकलता है। वो आसमान से नीचे गिर रहा था, लेकिन तभी आइस एम्परर उसे बचा लेते हैं और यही इसी तरह से सीजन यही खत्म हो जाता है।